बहू ने लगाया रसोई में ताला। एक दिल छू लेने वाली कहानी। पारो जी की आदत थी कि सुबह उन्हें गर्म पानी चाहिए होता था, इसलिए सुबह से 2 बार उठकर कमरे के बाहर निकलकर आकर देख चुकी थी। लेकिन अभी तक बहू किंजल और बेटा शोभित उठे तक नहीं थे। जब तक उन लोगों में से कोई एक उठेगा नहीं, तब तक उन्हें गर्म पानी मिलेगा नहीं। बात ये नहीं थी कि पारो जी गर्म पानी कर नहीं सकती थी। बात यह थी कि बहू रात में रसोई का काम खत्म कर रसोई में ताला लगा देती थी। अब जब तक ताला खुलेगा नहीं, तब तक पारो जी को गर्म पानी नहीं मिलेगा। आखिरकार घड़ी में जब 9 बज गए और पारो जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने हिम्मत करके बेटे के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद बहू की जगह बेटे ने आकर दरवाज़ा खोला और तमतमाते हुए बोला, क्या है माँ, सुबह सुबह परेशान कर रही हो? बेटा, मुझे गर्म पानी चाहिए था। रसोई में ताला लगा हुआ है, तो तुम रसोई का दरवाज़ा खोल दो ताकि मैं गर्म पानी कर सकूं। एक दिन गर्म पानी के बगैर नहीं रह सकती हो क्या माँ? रोज़ तो किंजल करके देती ही है ना। आज संडे था, इसलिए सोचा था कि थोड़ा आराम से उठेंगे, पर आप भी ना कहते कहते शोभित अंदर कमरे में गया और पत्नी को जगाया। किंजल भी तिलमिलाते हुए उठी और चाबी लाकर सास के हाथ में रख दी। अब रसोई का दरवाज़ा आप ही खोल लीजिए। खुद के लिए गर्म पानी करो तो हमारे लिए भी चाय बना देना। जल्दी नींद खुलने से सिर दर्द करने लगा है मेरा। कभी कोई सास खुश हुई है क्या अपनी बहू को सोता देखकर? इन सास लोगों का बस चले तो बस बहू को मशीन बनाकर रख दें। किंजल बड़बड़ाती हुई वापस जाकर पलंग पर लेट गई। आखिर पारो जी ने जाकर रसोई का दरवाज़ा खोला, खुद के लिए भी पानी गर्म किया और बेटे बहू के लिए चाय बनाकर उन्हें देकर आईं। गर्म पानी लेकर अपने कमरे में आई ही थी कि 4 साल का पोता राज जाग गया। जगते से ही बोला, दादी मेरा दूध। उसे देख पारो जी मुस्कुराकर बोली, हाँ मेरे बच्चे, अभी लेकर आई। गर्म पानी वहीं रखकर पहले राज के लिए दूध गर्म करने गई। अभी दूध गर्म कर ही रही थी कि इतने में शोभित की आवाज़ आई, माँ, हो माँ, कहाँ हो तुम? क्या आप इसे भी सुबह सुबह संभाल नहीं सकती? पता है ना किंजल के सर में दर्द हो रहा है। किंजल सही कहती है, सास बहू को सोता देख नहीं सकती। कहते कहते शोभित भी रसोई में आ गया। साथ में राज भी गोद में था। उसे देखते ही पारो जी बोली, बेटा, मैं तो दूध गर्म करने आई थी, मुझे नहीं पता ये कब तुम्हारे कमरे में चला गया। तो ध्यान रखना चाहिए था ना आपको, बस काम का बहाना चाहिए। मानता हूँ कि आप सास हो, पर बहू को भी तो इंसान समझो। वही है जो आपकी जिम्मेदारी निभा रही है, नहीं तो दूसरे बेटे बहू ने तो आपको रखने से ही मना कर दिया था। राज को पारो जी के पास छोड़कर ही शोभित वापस अपने कमरे में चला गया। पारो जी देखती ही रह गईं, आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगी कि मैं कुछ ना करने पर भी बदनाम हो रही हूँ। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी उठा ली इन लोगों ने मेरी, जो इतना सुना जाते हैं। ऐसा सोचकर अपने आंसू पोंछे और राज और उसका दूध लेकर कमरे में आ गई। नाश्ते के समय शोभित ने किंजल से कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं माँ से कहकर नाश्ता बनवा देता हूँ ताकि तुम आराम कर सको। रहने दो, उनसे कुछ मत कहो, मैं नाश्ता खुद ही बना लूँगी। अरे पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं खुद ही नाश्ता बना लूँगी। उनका क्या भरोसा, कौन सा सामान उठाकर अपने दूसरे बेटे बहू को देकर आ जाएं। अक्सर रसोई से सारा सामान कम हो जाता है। मुझे तो पूरा यकीन है माँ जी ही सामान की हेरा फेरी करती हैं और अपने उन बेटे बहू को देकर आ जाती हैं और जाकर रसोई में नाश्ता तैयार करने लगी।
किंजल को रसोई में नाश्ता तैयार करते देखकर शोभित गुस्से में आकर पारो जी से बोला, देख लो, ये सब आपके कारण है। उसकी तबीयत खराब है पर फिर भी नाश्ता तैयार कर रही है। आपकी इन्हीं हरकतों के कारण परेशान हो चुके हैं हम। पता नहीं भगवान भी हमें चैन से कब रहने देगा। पारो जी उसकी बात सुनकर हैरान रह गईं। सुनकर अपने कमरे में चुपचाप शांतिपूर्वक बैठ गईं। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। क्या इसी दिन के लिए इन दोनों बेटों को जन्म दिया था? जब शादी के 10 साल बाद मंदिर मंदिर माथा टेकने के बाद 2 जुड़वा बेटे हुए तो कितने खुश हुए थे। घर में सब लोग, यार दोस्त रिश्तेदार, सब लोगों ने कितनी बधाइयाँ दी थीं। सासू माँ तो बलैया लिए जा रही थीं। 2 बेटों की माँ जो बनी थी, बुढ़ापे में बैठकर राज करेगी राज। कुछ साल बाद जब पति का देहांत हो गया, तब भी पारो जी ने हिम्मत करके अपनी दोनों बेटे शोभित और विजय को संभाला। कितनी परेशानी झेलकर भी इन लोगों को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, दोनों की शादी कराई। पर उसके बाद सब कुछ बदल गया। दोनों बहुओं की आपस में नहीं बनी। इस कारण बेटों में भी झगड़े होने लगे। आखिरकार दोनों बेटे अलग हो गए। पारो जी के पति ने 2 मंजिल मकान बनवाया था। उसी में ऊपरी मंजिल पर विजय अपनी पत्नी के साथ रहने लगा और नीचे वाले फ्लोर पर शोभित अपनी पत्नी और पारो जी के साथ रहने लगा। पारो जी को रखने को लेकर भी दोनों भाइयों में बहस हुई थी। विजय ने साफ मना कर दिया था कि वो माँ को अपने पास नहीं रखेगा, तो शोभित को अपने पास पारो जी को रखना पड़ा। सच कहें तो उस समय की बधाइयाँ आज कानों में चुभ रही थीं। थोड़ी देर बाद शोभित कमरे में आया और नाश्ते की प्लेट पारो जी के सामने टेबल पर रखते हुए, या यूं कहें पटकते हुए बोला, लो नाश्ता कर लो। आखिर एक बहू को ही परेशान करते जाओ, दूसरी से तो कोई लेना देना ही नहीं है। पारो जी को शोभित की बात बहुत बुरी लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे नाश्ते की प्लेट उन्हें चिढ़ा रही है। ऐसा खाना भी किस काम का जो तिरस्कार करके दिया जाए। आखिर पारो जी ने उस नाश्ते की प्लेट को हाथ भी नहीं लगाया। आखिरकार पारो जी ने काफ़ी सोचा और सोच समझकर वो एक निर्णय पर पहुंची। शाम को विजय अपनी पत्नी के साथ बाहर कहीं घूमने जा रहा था। शोभित और किंजल भी बाहर खड़े हुए थे कि तभी एक प्रॉपर्टी ब्रोकर उनके घर आया। उसे देखकर चारों बेटे बहू हैरान रह गए। उसने आते ही पूछा, क्या मैं पारो जी से मिल सकता हूँ? आपको पारो जी से क्या काम है, हमें बताइए, हम उनके बेटे हैं। शोभित ने कहा, जी मुझे पारो जी ने फ़ोन करके बुलाया है। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। इतने में पारो जी अंदर से आईं। क्या आप ही पारो जी हैं? जी मैं ही पारो हूँ। आपने सुबह फ़ोन किया था मकान को बेचने की बात करने के लिए। अरे हाँ, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। इससे पहले पारो जी कुछ आगे कहती शोभित बोला, कौन सा मकान बेच रही हो आप? हमसे पूछे बगैर आप ये निर्णय कैसे ले सकती हो? माँ मकान बेच दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? विजय ने भी कहा, कभी मेरे बारे में सोचा था कि मैं कहाँ रहूँगी, कैसे रहूँगी? सुनाने में तुम लोग मुझे कोई कसर नहीं छोड़ते हो। मकान तो मेरे पति का बनवाया हुआ है, मेरे नाम पर है, फिर किस हक से मकान में हिस्सा मांग रहे हो? पर माँ जी, समस्या क्या है? मकान को बेच दोगी तो आप उन पैसों का करोगी क्या? किंजल ने कहा, सोच रही हूँ वापस गांव चली जाऊँ, जहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। वहीं जाकर अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिन देखूँ। इसलिए मैं मकान बेचकर गांव में ही ज़मीन खरीद कर रहूँगी और वहीं रहूँगी। फिर हम लोगों का क्या? छोटी बहू ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम लोगों के तो हाथ पैर चलते हैं और उससे भी तेज जबान चलती है। अपने आप कमाओ और अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, बाकी मुझे नहीं पता। माँ, तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो गई हो? शोभित और विजय एक साथ बोले। जो भाई एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे,
आज एक साथ हो गए थे। माँ को महानता का चोला मत पहनाओ। जैसे बेटे स्वार्थी हो सकते हैं, वैसे ही माँ भी स्वार्थी हो सकती है। और तुम जैसे बेटे हो तो माँ ऐसी ही होनी चाहिए। मैं यह मकान बेच रही हूँ, यह मेरा अंतिम निर्णय है। तुम लोग अपना बंदोबस्त देख लो, कहकर पारो जी उस ब्रोकर को मकान दिखाने चली गई। कुछ महीनों बाद वो मकान बिक गया और पारो जी गाँव में एक मकान लेकर वहीं रहने लगी। फ्री टाइम वहाँ बच्चों को पढ़ाती थी और गांव के शांत वातावरण में अपनी जिंदगी जीती थी। अब उनको किसी की जली कटी या तिरस्कार भरा भोजन नहीं खाना पड़ता था। वहाँ वो अपनी मर्जी से रहती थी और पारो जी बहुत खुश थी, क्योंकि यहाँ कोई रसोई में ताला नहीं लगता। वो खुद की मालकिन थी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिए और कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।